बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी, जो कि अपने इनके सिद्दीक जान के साथ 3 प्रोग्राम्स इनके रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो कि आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुझे इनका तारुफ कराना चाहिए, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है वैसे भी। और उनके साथ जितने भी अच्छे इंटरव्यूज़ रहे और लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल के लिए भी इनसे टाइम लें और इनसे आज जो है ना किताबों की रोशनी में बहुत सी चीज़ें जानने की और पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरकार अपना जो आज़ादी मार्च था उसकी डेट पे फाइनल कर दी। 31 अक्टूबर को वो जो है ना ये आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, और उन्होंने एक नारा जो इसमें लगाया वो फिर मज़हब का नाम दिया है इसको, नामूस रिसालत, और साथ ही साथ इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे के और इस को मार्च को लेके वो आएंगे। तो वो अपने हर सियासी मुतालबे को भी मज़हब का रंग देते हैं, मज़हब के नाम पे क्यों इस तरह सियासत करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाना चाहूँगा। और माजी की तरफ ले जाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आवाम के सामने एक पूरी पिक्चर क्लियर हो, एक कंटेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे चंद सियासी मजहबी जमातों ने, यानी चंद सियासी मजहबी जमातों ने, जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम एक ख़ास पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, और आज़ादी मार्च जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। तो जब मैं चंद मजहबी जमातों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, चंद सियासी मजहबी जमातें या मजहबी सियासी जमातें, तो उससे मुराद मेरी JYF मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है और जमात इस्लामी होगी, क्योंकि मैं तमाम मजहबी जमातें या तमाम उलमा की बात नहीं कर रहा। बहुत से सिक्का उलमा आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके कुतुब से मैं इस्तिफ़ादा करता रहता हूँ, लेकिन चंद मजहबी जमातें मजहबी सियासी जमातें मीन्स मौलाना फजलुर रहमान साहब के और जमात इस्लामी, जो 2 सियासी मजहबी जमातें हैं। अच्छा, सबसे पहले ये, और इस माजी की तरफ ले जाने का मकसद ये भी है कि हमेशा जब भी इन्होंने अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, अपने सियासी, और बल्कि मैं उनको अगर ये कहूँ कि सियासी ज़ाती मुतालबात की तकमील के लिए हमेशा उन्होंने उस मजहबी रंग दिए, ठीक है। और ये माजी में तसलसल के साथ होता रहा, ये तकरीबन 40-45 सालों से, और मैं उसकी एक पिक्चर आवाम के सामने रखना चाहूँगा मुख्तसर टाइम में, क्योंकि ज़ाहिर इतना टाइम भी नहीं होता। सबसे पहले एक सवाल जो और होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि ऐसा होता क्यों है। मैं तो मिसालों से अभी बताऊँगा कि माजी में इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने और जमात इस्लामी ने कैसे अपने ज़ाती मनफियत पे मुश्तमिल एक ज़ाती मुतालबे की तकमील के लिए उसको मजहबी रंग दिया, मजहबी नैरेटिव दिया, ताकि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को वो मुमकिन बना सके। होता इसलिए है कि इन लोगों के पास ये एक नया दौर है ना, हर रूए असर का एक तकाजा होता है, ठीक है, हर रूए असर का एक तकाजा होता है, और दुनिया के तमाम उलूम में तरक्की हो रही होती है। बजाय इसके कि लोगों को ये कंसेप्ट देते, ये शऊर देते, उनको फ़िक्री तौर पे इस कदर तवाना करते, ये हमारे जो 2-3 मजहबी सियासी जमातें हैं, कि बदलते हुए हालात में जहाँ पे तमाम उलूम अपने इर्तिका से दो चार हैं, हमने अपने उलूम को तरक्की कैसे देनी है, असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक अपने उलूम को हम आहंग कैसे करना है, उनके साथ कम्पीट कैसे करना है। तो ये करते क्या है कि चूँकि अल्लाह ताला ने इनको, ये जो 2 मजहबी सियासी जमातों के जो लीडरान्स हैं, जो माजी में भी रहे हैं और जो अब भी रहे हैं, जो अब भी है मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, कि इंटेलेक्चुअल विजडम इनके अंदर है नहीं, इनके पास ये हल मौजूद नहीं है कि आज के दौर में हमारा इज्तिमाई, सियासी, मुआशी, मुआशरती, समाजी निज़ाम क्या होगा, ये उनके पास है। तो जब अल्लाह ताला ने इनको ये लीडरशिप पोटेंशियल नहीं दिया, वो आपको ये बताएंगे कि इस हुक्मरान को हटा दें, उसके बाद इनके पास इन मसाइल का मंतकी हल क्या है। चले हमने हटा दिया, आपकी बात मान ली, हटा दिया, आपके पास इन मसाइल का मंतकी हल क्या है, आपके पास कोई ठोस तजावीज़ मौजूद हैं, आपके पास कौन सा नया सियासी फ़िक्र या नए सियासी फ़लसफ़े की आप बुनियाद डालने जा रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई कंसर्न नहीं, ना कोई इज्तिमाई, सियासी, मुआशी, इनके पास कोई मुतबादिल हल है ही नहीं, सिर्फ एक हुक्मरान को हटाना है। तो चूँकि अल्लाह ताला ने उनको इन तख्लीकी सलाहियतों से, ये तख्लीकी सलाहियत दीनी है, ठीक है, कि वो इन मसाइल का मंतकी हल पेश कर सकें। तो अब अवाम के सामने, और एक तरफ ये भी है और दूसरी तरफ ये है कि तख्लीकी सलाहियतें भी नहीं दी, और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने सियासत भी करनी है।
अब अवाम को इन मसाइल का ये मुतबादल निज़ाम पेश नहीं कर सकते, सियासी हल, नई सियासी फ़िक्र, नए सियासी फ़लसफ़ा, नया सियासी निज़ाम, इन मसाइल का हल वो दे नहीं सकते। ठीक है, तो अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये हमेशा हर दौर में ये जो 2-3 मजहबी सियासी जमातें हैं उन्होंने मज़हब का सहारा लिया है, क्योंकि बाकी मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई सियासी प्रोग्राम होता नहीं है, प्लान होता नहीं है। ठीक है, तो वो फिर इसी मज़हब का सहारा लेते हैं ताकि अवाम, इनके नज़दीक यही वाहिद एक बुनियाद है जिसको बुनियाद बनाकर ये तमाम लोगों के जज्बात को भी उबार सकते हैं और उनको अपने साथ शामिल भी कर सकते हैं किसी भी एहतजाज में या जलसे में या तहरीक में या धरने में, इसलिए वो इन चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप बताना चाह रहे थे माजी के चंद वाक़यात जिनके कैसे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी ने हमेशा अपने ज़ाती और सियासी मफादात को जो है ना मजहबी कार्ड के उस तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा, सबसे पहले यह है कि 1977 का इलेक्शन, मैं शॉर्टकट ज़रा ज़्यादा पूरी सियासी तारीख का बयान करना और एक वीडियो में उसका अहाता करना ये मुमकिन नहीं होता, तो मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा पहले उसके कवर कर सकूँ। 7 मार्च 1977 को इलेक्शन होते हैं, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। 7 मार्च को जब इलेक्शन हुए तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी ली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और जो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ इलेक्शन में जो बड़ा अलायंस था, एक जो सियासी पार्टियों का इत्तेहाद होता है इलेक्शन के दिनों में, जैसे मुत्तहिदा मजलिस अमल है, तो उन दिनों था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। ये 9 पार्टियों का सियासी इत्तेहाद था, एक तरफ पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ 9 पार्टियों का सियासी इत्तेहाद था। तो 7 मार्च 1977 को इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी 2/3 मेजॉरिटी जीत जाती है और जो PNA अलायंस है इनको मिलती है 36 सीटें, 36। तो 8 मार्च को ये PNA के जो में शामिल जमातें ये ऐलान कर देते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई और हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शंस का बाइकाट कर दिया। जो 10 से 10 तारीख को जो इलेक्शन होने थे सूबाई असम्बली को, उनका बाइकाट कर दिया, और 14 मार्च को PNA ने मुल्क भर तहरीक एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। 7 मार्च को इलेक्शन हुए, एक हफ्ते बाद उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए कि हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते, इनके नताइज को नहीं मानते, और पूरे मुल्क में जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, अब होता क्या, एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है, ये आईनी और कानूनी हक है उनका और जमहूरी हक है उनका कि वो अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो ज़ाहिर है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका हक है। तो PNA ने 14 मार्च से मुजाहरे तो शुरू कर दिए, जो कि उनका सियासी हक था, पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दिया। उस वक्त PNA में 9 सियासी जमातें थी, टोटल 9 सियासी जमातें। उस वक्त जो अखबारात में मशहूर था, जो मीडिया में मशहूर था, इनको कहा जाता था 9 स्टार्स, 9 सितारे। तो ये PNA में कुछ जमातें जो थी, एक मौलाना फजल रहमान साहब की JUI, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, वो 9 स्टार्स में शामिल थे, यानी कि जो PNA का अलायंस था जो 9 जमातों में मुश्तमिल था, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद भी शामिल थे उसमें। इसके अलावा मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के, इसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, ये 3-4 मजहबी जमातें भी उस PNA अलायंस में शामिल थी। अब एक PNA ने जो 9 स्टार्स थे, जो 9 सितारे थे, जो 9 सियासी जमातें थी, उनमें 3-4 मजहबी जमातें भी शामिल हैं। तहरीक आपने शुरू की धांधली के नाम पे, एक हफ्ते बाद एकदम से अचानक यकायक उस तहरीक को इन जो ये 9 सियासी पार्टियों में से 3-4 मजहबी पार्टियां थी, उन्होंने नाम दे दिया तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। यानी अब ये धांधली के खिलाफ तहरीक नहीं है, अब ये निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए तहरीक है। तो एक तहरीक जो धांधली के नाम पे आपने शुरू की, उसको अचानक से आपने नाम दे दिया कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। और उस तहरीक में हुआ क्या, उस तहरीक में चूंकि इनको सीटें नशिस्तें कम मिली थी, ये 3-4 मजहबी जमातों को भी, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की जमात को, मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी को, जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह अहमद नूरानी को, इन्होंने पूरी तहरीक को हाईजैक कर लिया और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कन्वर्ट कर दिया, जो कि शुरू हुई थी धांधली के नाम पे। होता क्या है कि इस तहरीक में पूरे मुल्क के मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, और ख़ास तौर पर लाहौर की एक मस्जिद है मस्जिदुल शोहदा, वहाँ से बाकायदा ऐलानात किए गए कि इस जलसे जुलूसों में आए और एहतजाज में शामिल हो जाए। इवन के इन्होंने अपने जलसों में अजान देने वालों को बुलाया मुख्तलिफ मसाजिद से और उनको बाकायदा पैसे देते थे। जो लोग उन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल होते थे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, तो उनके घर आटा, घी, राशन, दाल, चावल वगैरह, ये तक भी ये 3-4 जो मजहबी जमातें हैं, ये उनके घर पहुंचाने का एहतमाम करते।
तो ये सबसे बड़ा एक मतलब है, एक सियासी मुतालबे के लिए जो तहरीक लॉन्च हुई, जो कैंपेन शुरू हुई, जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, ठीक है, धांधली के ख़िलाफ़, और उसको यकायक इन्होंने तब्दील कर दिया तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, और उसमें मुअज़्ज़िनों को बुला के तनख्वाहें देते रहे, लोगों के घरों में राशन पहुँचाते रहे और मसाजिद से ऐलानात करते रहे। अच्छा, अगर मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना जो है मौदूदी साहब और जमात इस्लामी की जैसे आपने बात की, अगर उन्होंने इस तहरीक को निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल दिया तो क्या निज़ाम मुस्तफ़ा का जो मुतालबा है वो गलत मुतालबा है? नहीं, बिल्कुल। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए हमारी जानें कुर्बान, हमारी पूरी नस्लें कुर्बान, हमारी पूरी ज़िंदगी कुर्बान, हमारे खून का एक एक कतरा कुर्बान। लेकिन मसला ये है कि एक धांधली के ख़िलाफ़ इन्होंने उस तो ये जो नारा है निज़ाम मुस्तफ़ा का, उसके पसे पर्दा हुसूल इनका अपना जो है ना ज़ाती और सियासी हुसूल था। मकसद इनका ये था, यानी कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज में ये मुखलिस थे ही नहीं। एक सियासी नारा लेके उठे, एक बताएं कि एक तहरीक आप शुरू कर रहे हैं कि धांधली हुई है, और फिर अचानक उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा में। मैं आगे आपको बताता हूँ, 14 मार्च को ये तहरीक शुरू हुई। 28 अप्रैल को कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खिताब किया, और उसमें उन्होंने शराब, जुए, घुड़सवारी, इन तीनों चीज़ों पर पाबंदी लगा दी इनके तहरीक के नतीजे में, और साथ ही जुमे की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। और उसी दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ऐलान किया कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना मौदूदी साहब जो जमात इस्लामी के थे, और जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो थे शाह अहमद नूरानी साहब, इन तीनों को ऑफ़र की कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में आप तीनों आएँ, तीनों बैठ जाएं। आप निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज चाहते हैं, ठीक है, आप आएँ, मुझे तजावीज़ पेश करें कि सिफारिशात पेश करें कि कैसे नाफिज करेंगे। 6 महीनों के अंदर आप मुझे सिफारिशात पेश करेंगे, और मैं आपकी सिफारिशात को मन व अन तस्लीम करके उनका नाफिज कर दूंगा, ठीक है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन तीनों उलमा को, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी और जो मौलाना मौदूदी थे, इनको कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में आप सिफारिशात पेश करें, आप तीनों उसमें शामिल हो जाएं, बैठ जाएं, मेंबर बन जाएं, ठीक है, आला ओहदे लेने, लेकर मुझे सिफारिशात पेश करें, मैं आप लोगों के मुतालबे के मुताबिक इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दूंगा। तो तीनों के तीनों ने, उनसा क्यानी साहबा, तीनों के तीनों ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में बैठने से इनकार कर दिया और सिफारिशात देने से इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं किस कदर संजीदगी दिखाई है उन्होंने। ये एक इतना बड़ा मौका एक आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब दे रहे थे कि आप आए, सिफारिशात पेश करें, मैं वो नाफिज कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, और इवन के मौलाना मौदूदी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अब इस्लामी निज़ाम नाफिज करना हमारा मसला ही नहीं है। तो कभी आप सियासी धांधली के नाम पर निकलते हैं, और फिर जब वो आपको ऑफर करते हैं कि आप सिफारिशात दें, मैं नाफिज कर दूंगा, फिर आप कहते हैं कि वो इस्लाम नाफिज करना तो हमारा मसला ही नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमारी जान कुर्बान, खून का आखिरी कतरा भी हम बहा देंगे। लेकिन जब आपको एक शख्स ऑफर दे रहा है और उसके बाद आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, तो इस पर आपको खुद सोचना चाहिए कि निज़ाम इस्लामी नाफिज करने में ये लोग कितने मुखलिस हैं। और इससे आगे एक और बात बता दूँ आपको, ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको धांधली के बाद ही क्यों याद आता है? जब इलेक्शन नहीं हुए थे 7 मार्च 1977 को, उससे पहले याद क्यों नहीं आया? जब इलेक्शन हो गए और 14 मार्च को उन्होंने कैंपेन चलानी है, उसके बाद उनको क्यों याद आया? उससे पहले क्या ये उस जिम्मेदारी से बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं? और दूसरी बात, मार्शल लॉ लग जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो वो है इक़्तिदार, वो ख़त्म कर दिया जाता है, और जनरल ज़िया उल हक आ जाते हैं। जब जनरल ज़िया उल हक आ जाते हैं तो एकदम से जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा इन 3-4 मजहबी पार्टियों ने शुरू की थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका कोई नाम भी नहीं लेता। आपने तहरीक शुरू की थी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, ठीक है, उसके बाद जब जनरल ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद आप तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम भी नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पे इस्लामी निज़ाम नाफिज करना सिर्फ जमहूरी हुकूमतों के दौर में होता है, और जब डिक्टेटर आ जाए उस वक्त आप बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं। उस वक्त आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दें। बस जब एक सिविलियन हुकूमत हो, आपने मुतालबे कर दिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्यों वो मुतालबा नहीं किया, और वो तहरीक एकदम से ख़त्म क्यों की? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मुतालबा अगर इखलास के साथ हो, लेकिन इन्होंने तो अपनी ज़ाती मनफियत के उसूल के लिए हमेशा इस नारे को इस्तेमाल किया है। और ये एक किताब है, जो ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये 1977 के इलेक्शन के हवाले से कौसर नियाजी साहब, ये किताब का नाम है। और थोड़ा आगे कर दें, सही से शो नहीं हो रहा है।
लाइन कट गई। कौसर नियाज़ी साहब ये उस वक्त वजीर इत्तलाआत थे, इंफॉर्मेशन नाम आप बता रहे क्योंकि उसमें सही नहीं आएगा। और लाइन कट गई, ये किसकी है? ये है कौसर नियाज़ी साहब है। कौसर नियाज़ी साहब, हाँ, और उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वजीर इत्तलाआत। ठीक है, ये खुद उन तमाम जो मुज़ाकराती अमल है या जो तहरीक है ये उसका हिस्सा थे। उस पर ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग देते थे और इन उलमा के साथ भी मुज़ाकरात करते थे। ये तमाम बातें जो मैंने बताई हैं कि मसाजिद से ऐलान होते थे, राशन घर पहुँचाया जाता था, ठीक है, और मुख्तलिफ जो हवाले मैंने दिए इस किताब में, ये बड़ी मुस्तनद किताब 1977 के जो वाक़यात हैं कि कैसे इन्होंने एकदम से तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील की और कैसे उसको ख़त्म कर दिया अचानक से। ठीक है, तो जब मार्शल लॉ गया और भुट्टो माजूल हो गए, तो इस किताब में ये नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा। जी जमशेद अंसारी, आपने ये तो हवाला दे दिया कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने माजी में कैसे सियासी मुतालबात को मजहब का रंग दिया है, तो खुद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा कब किया, उनके बारे में आप बताएंगे? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि 1977 के इलेक्शन में जो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने और बाकी मज़हबी जमातों ने जिस तरह एक सियासी खालिसतन सियासी मुतालबे को कैसे कन्वर्ट कर दिया निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में, ठीक है, वो भी ख़त्म कर दी। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। भुट्टो साहब माजूल होते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं जनरल ज़िया-उल हक़ साहब, ठीक है। उसके 3-4 साल, 1977 की बात है ये, 3-4 साल बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फिर जमा होती हैं और एक तहरीक शुरू करती है, MRD की तहरीक, ठीक है, तहरीक बहाली जमहूरियत इसे कहा जाता है। वो तहरीक जब शुरू होती है तो जनरल ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी उसकी सरबराही करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी उस तहरीक में शामिल हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ शामिल हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सरकर्दा रहनुमाओं को जनरल ज़िया-उल हक़ ने गिरफ़्तार भी किया और उनको सख्त तरीन सज़ाएँ भी दी। ये तारीख़ का हिस्सा है और ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, इनको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब MRD तहरीक में शामिल थे, शामिल रहे, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे जनरल ज़िया-उल हक़ साहब। तो जब इन्होंने देखा कि जनरल ज़िया-उल हक़ साहब बाकी मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हिस्सा हैं MRD की तहरीक उनको गिरफ्तार कर रहे और मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वंस अगेन मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और ये मैं नाज़रीन को पहली बार बता रहा हूँ, शायद उन्होंने पहले न सुना हो, ये कि मौलाना फजल रहमान ने जनरल ज़िया-उल हक़ को कादियानी कहना शुरू कर दिया कि ये कादियानी है। तो जब मुसलसल तसलसल के साथ मौलाना फजल रहमान ने जनरल ज़िया-उल हक़ को कादियानी कहना शुरू कर दिया, तो तब जनरल ज़िया-उल हक़ ने मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार कर लिया, जिसका आज ये क्रेडिट देते हैं कि मैंने अमरीत के ख़िलाफ़ भी जदोजहद की है और कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। उसकी असल बात यह है कि वो गिरफ्तार करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जब कादियानी कहना शुरू कर दिया, अब वो भी एक सियासी तहरीक थी, MRD पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी, 12-13 सियासी जमातें उसमें शामिल थी। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी कोई शुबा नहीं कि उस तहरीक में शामिल थी जनरल ज़िया के ख़िलाफ़। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अगेन जब वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे तो मजहबी कार्ड करना शुरू कर दिया था। उस वक्त आपका सवाल ही यही था मेरे ख्याल में कि मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कब ऐसा किया। आज 40 साल गुजर गए, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन ही इज़ यूजिंग रिलीजन कार्ड, ठीक है, वो अगेन मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इससे भी आगे चलते हैं। दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने कहा कि वो एक वीडियो में इन तमाम उमूर का जो अहाता है वो मुमकिन नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ। अच्छा, ये एक दूसरी किताब है, नाज़रीन को मैं दिखाना चाहूँगा, तहरीक बहाली जमहूरियत, तहरीक बहाली जमहूरियत। ये किताब पढ़ना भी ज़रूरी है और ये किताब है जनाब जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर साहब की। ये खुद MRD की तहरीक में शामिल रहे हैं, वकला की तरफ से नुमाइंदगी करते रहे और इन्होंने भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है MRD की तहरीक में, जलसे जुलूस वगैरह और मतलब लोगों को उस पर कन्विंस करना उस तहरीक पे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो वकला थे उनको कन्विंस किया है। ये इस किताब में, ये पेज नंबर 76 है इस किताब का। इस किताब में वो लिखते हैं, ये जो जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर साहब हैं, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन भी रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 76 उस पर लिखा हुआ है कि मैं एक दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ़ फरमाती हो, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब थे और मैं भी उस नशिस्त में मौजूद था, उस मीटिंग में मौजूद था। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो से मुतालबा कर दिया कि इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो से।
तो बेनज़ीर ने मुझे मुखातिब करके कहा कि जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर साहब, आप इनका ये मसला हल कर दें। तो मैंने मौलाना साहब से कहा कि ये मसला मैं 5 मिनट में हल कर सकता हूँ, आप मुझे सिफारिशात पेश कर दें। मैं वैसे भी उन सिफारिशात पे काम कर रहा हूँ इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, चूँकि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भी रहे कि मैं वैसे भी उन सिफारिशात पे काम कर रहा हूँ कि कैसे इन तमाम कवानीन को इस्लामी बनाया जा सकता है। तो आप मुझे सिफारिशात पेश कर दें कि कैसे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जा सकता है, आपके जहन में क्या तजावीज़ हैं, क्या सिफारिशात है। मैं उन सिफारिशात को हिस्सा बना लूँगा और हम वो जो है ना असम्बली से मंजूर करा लेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं आपको ज़रूर वो सिफारिशात दूंगा। उसके बाद मैं राब्ते करता रहा, लेकिन आज तक मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई सिफारिशात पेश नहीं की। तो आप बताएं ये किस कदर, यानी आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से तो ये मुतालबा कर रहे हैं। अवलन तो ये एक मैं आपको तस्हीह कर दूँ, आज तक इंसानी तारीख में ये कभी भी नहीं हुआ कि इस्लामी निज़ाम आप नाफिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस्लामी निज़ाम नाफिज उलमा करना चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है, और मुतालबात आप दूसरे से कर रहे हैं कि आप इस्लामी निज़ाम नाफिज करके दें। कभी मुतालबात से भी इस्लामी निज़ाम नाफिज हुआ है? तो ये मुख्तसर एक तफसील थी, अजमाली तफसील। तो ये 2 किताबें मैंने नाजरीन के सामने पेश की हैं। इन किताबों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर आजकल जो हालात बने हैं, ताकि एक आपको पूरा कंटेक्स्ट क्लियर हो कि माजी में और आज में निस्बत कैसे कायम की जा सकती है, ठीक है, और फिर आवाम खुद फैसला कर लें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा जमशेद अंसारी ने किताबों की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एक आज इनके साथ मेरा इंटरव्यू रहा, और थैंक यू सो मच जमशेद अंसारी आपके टाइम का। लेकिन नाज़रीन एक और बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जमशेद अंसारी ने आगे हमसे वादा किया है कि वो एक सीरीज़ हमारे साथ लेके आएंगे और हम इस तरह उनके साथ इंटरव्यूज़ करेंगे जिसमें वो किताबों की रोशनी में हमें बहुत सी चीज़ों पर मालूमात फराहम करते रहेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।